Where staging forward is any change questions from never okay. That is psychotic. Maybe not psychotic, but it's like something like
ओके, तो कल हमने ऑर्गन पाइप्स, रेजोनेंस ट्यूब वगैरह पढ़ा था एंड मैंने तुम लोगों को बताया था उसमें एंड करेक्शन का भी एक फैक्टर होता है, समटाइम्स यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट एंड देन व्हाट एल्स. Yeah. The other thing would be हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. और मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर ओपन एंड ऑफ पाइप है तो फॉर डिस्प्लेसमेंट दैट इज लाइक अ फ्री एंड, बट फॉर प्रेशर दैट इज लाइक अ फिक्स्ड एंड. तो बेसिकली प्रेशर के टर्म्स में अगर डिस्क्राइब कर रहे हो, लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज इफ दिस इज द पाइप एंड दिस इज द ओपन एंड, एंड कीपिंग इन माइंड द एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो वेव ऑन अ स्ट्रिंग में यूज होता है. वेव ऑन अ स्ट्रिंग का इफ यू रिमेंबर, if a wave goes on a string like this which is fixed at the other end, then the reflected wave looks like what? Is it inverted or is it not inverted? So inverted और left right inversion भी होता है. Correct. तो ऐसा दिखेगा, बराबर है. और यदि फ्री एंड है तो अप डाउन इन्वर्जन नहीं होगा. लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि this basically this up down inversion can look like this. So the point is, like for example, if I take this and I send a sine wave, मान लो एक सिंगुलर वेवलेंथ मैंने भेजा, तो ये इससे रिफ्लेक्ट करके जब आ रहा होगा तो कैसा दिखेगा? So उल्टा हो क्या आएगा? ऐसा दिखेगा. उससे पहले डिप्रेशन आएगा. नहीं, तो वही बात है. हो सकता है तुमको देख के इसको लग रहा हो कि दिस इज लाइक इट जस्ट वेंट एंड केम बैक. एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज कि आगे डिप्रेशन है तो वापस में भी डिप्रेशन आएगा, लेकिन डिप्रेशन जब रिफ्लेक्ट होगा तो अपटर्न हो जाएगा. Right. So even though it's the depression in the front, as it reflects, the depression will come out, but the depression will also go upside down, so it will become a peak. So the peak will be forwards. और फिर इसका peak जाएगा वॉल में और peak reflect होगा, लेकिन peak upside down हो जाएगा तो वो depression बन जाएगा. Make sense? This basically means, in the context of sound wave, that if you send something like a sequence of compression, rarefaction, compression towards the free open end, then how would it return? कैसा? CRC होंगे. हाँ, क्योंकि वही बात है, अगर तुम इसका प्लॉट बनाते प्रेशर का और ये ओपन एंड है, लेकिन प्रेशर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम बनाते कंप्रेशन तो हाई प्रेशर बनाते, रेयरफैक्शन तो लो प्रेशर बनाते, कंप्रेशन तो हाई प्रेशर बनाते, एंड फॉर प्रेशर दिस इज लाइक दिस. द ओपन एंड इज बेसिकली लाइक अ, नहीं तो आरसीआर हो जाएगा ना फिर शायद, Yes sir. राइट? सो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो शुरू का जो कंप्रेशन है वो उल्टा होकर रेयरफैक्शन बनेगा, फिर बीच का रेयरफैक्शन कंप्रेशन बनेगा, तो जो चीज इसमें से वापस निकलेगा that will basically look like rarefaction on either side and a compression in the middle. Minus of that graph. Correct? Which basically in the pipe would mean that RCR is going back. सब लोग समझ गए ये चीज? Yes. ठीक है. So just keep this in mind कि रिफ्लेक्शन Sir. कहाँ से.
हाँ ये भी रेजोनेंस ट्यूब के अंदर ही आएगा? नहीं, ये कोई भी ट्यूब है। रेजोनेंस ट्यूब तो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम उसको वर्टिकली पानी में रखते हो एंड ऑल। इट्स जस्ट एनी ट्यूब इज अ I mean, tube in this chapter is like what a string is in the previous chapter, right? It is our system, main system. यस। अच्छा, तो अब साउंड के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फॉर इंस्टेंस, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड, बाय द वे, ये तो तब है, या कोई सा भी एग्जांपल में जो दूसरा चीज बनाया हुआ है वो तो तभी है जब पूरा वेव रिफ्लेक्ट हो चुका है. बट अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ द वेव इज अ लॉन्ग वेव, then as it reflects, there will be moments when it has not completely reflected. A part of it is still incident and some part of it has already reflected. So you have to keep in mind that if there is some part of incident wave still left over, which is still to collapse into the thing, and some part of it has already reflected, then there will be a superposition of those two in some region. That kind of thing you have to take into account. So for example, let me give you a problem based on that kind of thing. कि एक वॉल है, एक वॉल है, दिस इज एन एक्चुअल वॉल, ओके, एंड इधर से एक, और इधर वॉल पे जो है एक साउंड डिटेक्टर है, बेसिकली प्रेशर डिटेक्ट करता है वो, या रादर एक्सेस प्रेशर डिटेक्ट करता है, ठीक है. तो इसमें क्या है कि तो भी फिक्स्ड है ना? वो फिक्स्ड है यहाँ पर, और एक साउंड का वेव आ रहा है जिसका शेप ऐसा दिखता है, लेट्स से एक प्रेशर पल्स आ रही है, जिसमें ये जो है ये है 100 मीटर्स, ये है 80 मीटर्स, और साउंड का जो स्पीड है वो ले लो 400 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस प्रॉब्लम, और जो इस पल्स का हाइट है, प्रेशर हाइट जो है इसका, वो है 100 पास्कल. ये प्रेशर का पल्स है, मतलब प्रेशर में ड्राइंग बनाया हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है इनिशियली वॉल से वो 80 मीटर है, ये इसका 50 मीटर है, ठीक है. दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0. फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर जो है detector is capable of detecting minimum excess pressure of 16 Pascal.
तो मतलब डिटेक्टर की लोकेशन पे अगर प्रेशर 16 पास्कल या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो डिटेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लेन देखो, एक चीज़ ये भी होती है, आई मीन अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बट स्टिल दिस इज अ ट्राइंगुलर पल्स, मैथमेटिकली इट्स अ ट्राइंगल, पर इट्स अ प्लेन वेव। एक्चुअली जो भी हम वेव्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में वो प्लेन वेव्स है। प्लेन किस सेंस में है ये, या इवन जो साइनोसॉइडल वेव्स हम पढ़ रहे हैं साउंड के, जो भी ये 2 डायमेंशनल किस सेंस में प्लेन है, वो प्लेन क्या है उसमें? सर 2 डायमेंशनल नहीं, एक्सप्लेन दैट अ बिट ना, व्हाट डू यू मीन बाय? So we need two spatial dimensions to define the motion of the wave. नहीं, they only move in a plane. नो, Sir, can you repeat your question? the question is this is all kinds of waves that we are discussing, whether this is this triangular pulse or whether the sinusoidal waves or whatever. I'm not talking of waves on a string, but I'm talking of, let's say, sound waves which are propagating in a gas, let's say in this pipe or in this room. Whatever their mathematical shape might be, triangle, sine, square, they are all plane waves. What is the plane part in it? How are they plane? And it is not about that they are moving in a plane and they require 2 dimensions or whatever. They're not, they're one-dimensional waves. We are only discussing one-dimensional waves. This is a one-dimensional wave. But it's a plane wave. तो 2 डायमेंशनल है, तो x, t दोनों डिफाइन है ना। नहीं, वो नहीं है dimension. Again, let me remind you, time is not considered a dimension here. Spatial dimension की बात होती है. Rhythm, you are saying because these shapes are planar, like this drawing is made in a plane. That's why it's a plane wave? No. It's not plane because I can draw it in a plane. It's planar for a different reason. नहीं, okay, let me tell you. तो maybe ठीक है अर्नव, तो kind of correct चीज कह रहा है, but not sure. Let me explain. There are, it hits a plane surface. हाँ, ठीक है प्रणव, right. And I think अर्नव तू भी ये कह रहा था ना. Basically the point is, Kshitij, you are also right. The wave fronts are planes. So one thing has to do with the shape of the wave. The other has to do with its mathematical profile. This is the mathematical profile. Whether it's a triangle or a sine or whatever, that's called the mathematical profile. The shape of the wave is a different thing. It is seen when you're looking at the wave from the front as it approaches you. What kind of thing is approaching you? That has to do with the shape of the source that created the thing. So when I say this is a planar wave, or when I say a sine wave of sound is a planar wave, I mean to say that there are actually planes that are approaching me. This is the propagation of wave, direction of wave. This is how it's approaching me. And it's sinusoidal in the sense of that if the pressure, let's say if I'm drawing a pressure version, then the pressure, let's say on this plane everywhere is 0. The pressure on that plane is everywhere 2. I mean, I'm taking maybe a very not so intuitive way of saying it. The pressure on that plane everywhere is
5. Then the pressure on that plane everywhere is 2. Then उसके पीछे एक और प्लेन होगा जिसपे 0 होगा. And so when you plot these values, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, प्रेशर है, स्केलर है वो, तो उसकी बस वैल्यूज हैं प्लेन्स पे. When you take these values and you plot them on an axis, then you say okay, इस प्लेन पे जो है 0 वैल्यू है, इस प्लेन पे 2 वैल्यू है, इस प्लेन पे 5 वैल्यू है, इस प्लेन पे 2 वैल्यू है, इस प्लेन पे 0 वैल्यू है. So then I'm like 0, 2, 5, 2, 0 and so on. Do you all follow? Yes, sir. तो ये हम इस साइड से देखते हैं और वो जो वैल्यूज हैं उन प्लेन्स पे उनको हम ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ट्रायंगल बनेगा या व्हाटएवर बनेगा. सो फंक्शनली इन स्पेस, if you pause the wave and you go on the wave, then you find that kind, the profile tells you what kind of a variation of pressure you are going to find on the wave. But the shape of this wave is a planar wave, because the thing that is approaching you is a complete plane, and on a singular plane there is only a singular value. Does this make sense to all of you? Yes, sir. Can there be non-planar waves? तो ये भी प्लेनर वेव है. जैसे यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है 100 पास्कल. नॉन प्लेनर हो सकता है ना? नॉन प्लेनर हो सकता है वेव. नॉन प्लेनर वेव जो होगा, स्ट्रिंग वाला नॉन प्लेनर ही है ना? नहीं, स्ट्रिंग वाला वेव तो उसका कोई प्लेनैरिटी नॉन प्लेनैरिटी का मतलब नहीं है, क्योंकि वो वन डायमेंशनल है. स्ट्रिंग के वेव को सामने से देखोगे तो कुछ दिखेगा थोड़ी, ऐसा लाइन दिखेगा. हाँ सर, इसलिए तो वो नॉन प्लेनर हो गया ना? नहीं, वैसे नहीं होता. When I say non-planar, I don't mean to ask you for an example which is non-planar because it's not even geometrical. I mean to say some other shape. तो 3D waves. हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा भी वेव फ्रंट हो सकता है ना, कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मान लो पॉइंट सोर्स है, कोई पॉइंट सोर्स है, मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड से जो वेव्स निकलेंगे, वो what you have to understand is that they will be all distributed on spherical surfaces. Meaning to say that if this is a point source, then this is a spherical surface, this is a spherical surface, this is a spherical surface. And so as they are coming towards us, they will all seem to lie on curved planes. तो इसके जो वेव फ्रंट होंगे उनमें कर्वेचर होगा. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. हमारी तरफ जो चीज आ रही होगी इस प्लेन पे होगा प्रेशर 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, मतलब इस सरफेस पे होगा 2, फिर व्हाटएवर 5 5 5 5 5 5 5, फिर 2 2 2. सो ना केवल इसमें वेरिएशन है वैल्यूज का, अगर इसका प्लॉट बनाने के लिए हम जाएंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, इनफैक्ट इस पे 2 2 नहीं होगा, इसमें एक ये इफेक्ट भी होगा कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये वैल्यूज भी छोटे होते जाएंगे, जो हमने डिस्कशन किया था इंटेंसिटी का. लाइक डैम्पिंग वेव जैसा हो जाएगा. नहीं, डैम्पिंग नहीं है वो, मतलब वैसा इफेक्ट आएगा, दिखेगा. हाँ करेक्ट. तो बेसिकली सोर्स का जो शेप है उससे डिटरमिन होता है कि वेव फ्रंट कैसे होंगे. फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट सोर्स है, चाहे साउंड का हो चाहे लाइट का हो, तो उससे जो वेव्स निकलेंगे वो स्फेरिकल वेव्स होंगे. तो उसमें जो वेव का फ्रंट होगा वो स्फेरिकल सरफेस होगा, यानी उस स्फेरिकल सरफेस पे एक वैल्यू होगी सब जगह, फिर उसके अगले स्फेरिकल वैल्यू सरफेस पे दूसरा वैल्यू होगा. तो फंक्शन देखने के लिए साइड से देखना पड़ता है कि कैसे वेरिएशन हो रही है वैल्यूज का, लेकिन वेव का शेप देखने के लिए सामने से देखना होता है कि मेरी तरफ जो चीज आ रहा है वो प्लेन आ रहा है कि कर्वेचर आ रही है. राइट. अगर लाइन सोर्स होगा, इनफाइनाइट लाइन सोर्स ऑफ समथिंग है, तो उससे सिलेंड्रिकल वेव्स निकलेंगे, एज यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. मैं कुछ पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट बना रहा हूँ, ये इस तरीके से हमारी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे. यू ऑल फॉलो? Yes, sir. प्लेनर वेव्स जो है वो प्लेनर सोर्स से निकलेंगे. अगर मेरे को इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन कॉज करनी है कि पूरे प्लेन पर एक ही प्रेशर वेरिएशन है,
एक ही प्रेशर है, तो पीछे जो डायफ्राम वाइब्रेट किया होगा, अगर ये साउंड वेव है मान लो, तो पीछे जो डायफ्राम वाइब्रेट किया होगा वो खुद इन्फाइनेटली बड़ा प्लेन होगा। तो जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता होगा तो वो प्लेन्स में प्रेशर डालता होगा। लेकिन अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है, तो जब वो वाइब्रेट करेगा ऐसे करके, तो वो स्फीयर्स में प्रेशर वेरिएशन डालेगा। अगर मेरे पास लाइन सोर्स ऑफ साउंड है, जो वो वाइब्रेट करेगा तो वो सिलेंडर्स में प्रेशर वेरिएशन डालेगा। This again has to do with the geometry of space, not particular to sound waves or light waves or anything. It simply has to do with that the symmetry of the point is spherical, the symmetry of the line is cylindrical, and the symmetry of the plane is planar. तो हम लोग planar waves पढ़ रहे हैं क्योंकि if you think about it, these are truly one-dimensional waves. You have to understand that even though सामने से ये two-dimensional plane आ रहा है मेरी तरफ, लेकिन मुझे उस प्लेन में पूरा देखने की जरूरत नहीं है। इस प्लेन में हर एक्स वाई पे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है। दे आर ऑल द सेम, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी कंडेंस्ड टू वन वैल्यू एट वन लोकेशन। Similarly, I don't need to see what all is happening on that xy plane. They are all the same, so I can condense it to one value, and therefore this whole wave can be represented by a one-dimensional function, and that is what we have been discussing so far. So a planar wave is actually a one-dimensional wave, right? But a spherical wave is not a one-dimensional wave. It is truly a three-dimensional, or a cylindrical wave is not a one-dimensional. There is no way you can look at it by drawing some line and plotting it, because वो ऐसे भी vary कर रहा है, right? I mean, ठीक है, this can also be treated as you can treat these as one-dimensional waves also, because radial direction में तुम r को use करके इसको one-dimensional wave बना सकते हो, right? r के साथ कैसे vary कर रहा है, तो ये भी one-dimensional wave हो सकता है, ये भी one-dimensional wave हो सकता है। बट अगर एक्स वाई जेड में वर्क कर रहे हो तो ये थ्री डायमेंशनल और ये थ्री डायमेंशनल, लेकिन ये जो है ट्रूली वन डायमेंशनल। प्लेनर वेव्स वन डायमेंशनल होती है। प्लेनर वेव्स पढ़ने के पीछे मोटिवेशन ये भी होती है कि कोई भी कर्वेचर वाली वेव जो है वो लोकली प्लेनर ही होती है। लाइक इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ फार ऑफ डिस्टेंस एंड यू आर रियली स्मॉल एंड रियली क्लोज टू द वेव फ्रंट, यू आर अ स्मॉल डिटेक्टर, then the situation is roughly speaking like this for you and can be approximated with a one dimensional wave. ठीक है, but in any case I thought I'll point it out. You should understand this business of geometry कि planar wave क्यों कहते हैं इसको। So next page extend. So the shape of the wave has to do with the shape of the source, but the profile of the wave कि वो triangular pulse है कि sinusoidal pulse है, that has to do with the nature of the motion of the source। कि वो खुद SHM किया तो sine wave निकालेगा, खुद वो ऊपर नीचे एक बार किया तो triangular pulse निकालेगा। triangular वो ऐसे है in time, shape उसका जो है front का है space में देखने से। Those are two different things. Anyway, so our problem is this, that there's a planar triangular pulse approaching, and these are the data given to you, and the detector is capable of detecting a minimum excess pressure of 16 Pascal. तुम्हें find करना है for how long is the detector active, starting from t, मतलब पूरे ड्यूरेशन क्या है डिटेक्टर के एक्टिव होने की। 16 पास्कल से कम प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर तो डिटेक्टर ऑफ रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो डिटेक्टर ऑन रहेगा। तुम्हें ड्यूरेशन फाइंड करना है, कितनी देर डिटेक्टर ऑन रहती है।
नहीं, सेतु करेक्ट नहीं है, ओम करेक्ट नहीं है, एकांश करेक्ट नहीं है। तुम लोग करो, आंसर्स भेजो होस्ट पे। I'll be right back. नहीं, रिदम नहीं करेक्ट नहीं है, पार्थ करेक्ट नहीं है, सर्वेश करेक्ट नहीं है, सेतु करेक्ट नहीं है।
हर्षित करेक्ट नहीं है, पार्थ करेक्ट नहीं है, सर्वेश करेक्ट नहीं है, प्रणव करेक्ट नहीं है, परिजात करेक्ट आंसर है, नहीं अभिजीत करेक्ट नहीं है, प्रणव करेक्ट नहीं है, एकांश करेक्ट नहीं है, पार्थ करेक्ट नहीं है। क्यों जीरो कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग? सर वो डिटेक्टर सिर्फ वो पॉइंट पे डिटेक्ट करेगा ना? प्लेनर वेव है ना ये? हाँ बट सिर्फ वो एक ही प्लेन में डिटेक्ट करेगा ना, दैट इज टचिंग द वॉल। या ट्रू। सो will the pressure at that plane never exceed 16 pascal? सर क्योंकि जैसे आएगा उसका ऑपोजिट होके कैंसिल आउट हो जाएगा ना। नहीं, ये तो गलत कर रहे हो, ये देखना था इस प्रॉब्लम में। ये वॉल है और ये प्रेशर वेव है, ओम गलत है। This is a wall and this is a pressure wave, right? नहीं, मुक्ता करेक्ट नहीं है। मुक्ता तूने सुपरपोजिशन नहीं शायद अकाउंट में लिया है। For pressure, the wall is like a what end? Fixed end or free end? फ्री एंड। So then when the reflection occurs, will it be upside down? ओह अंडरस्टूड सर। अभिजीत करेक्ट आंसर है अभी। पार्थ करेक्ट आंसर है अभी। सर आप हिंट दे सकते हो? सुपरपोजिशन होगा तो जैसे जैसे वेव वॉल में जाएगा वैसे वैसे उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन बाहर आएगा वॉल से, राइट? हाँ सर, समझ And then you superpose them and see how much the detector is getting.
क्षितिज करेक्ट आंसर है, सेतु गलत है, देवयानी करेक्ट नहीं है, हर्षित करेक्ट नहीं है। अच्छा तुम फ्रैक्शन में बता रहे हो ना, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुको, नहीं हर्षित करेक्ट नहीं है। मिराज क्या आंसर है? मिराज करेक्ट आंसर है। Should I solve it? 1 minute, sir. ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। What you have to do is, ये वॉल हो गया तुम्हारा और ये हमारा ट्रायंगुलर पल्स है एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इसका एक इसका एक नॉन इन्वर्टेड वर्जन इधर से आ रहा होगा वॉल में से। ऑफ कोर्स वॉल में से नहीं आ रहा है वो, बट वो इसका मिरर इमेज टाइप है और जैसे जैसे अंदर घुसेगा वैसे वैसे वो निकलेगा और यहाँ पे दोनों का सुपरपोजिशन होता रहेगा। तो क्योंकि ये इन्वर्टेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वर्टेड नहीं है क्योंकि ये वॉल जो है वो प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्री एंड जैसा है। दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑलवेज स्पॉट कि कौन सी वेव की बात हो रही है और क्या टाइप का चीज से रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट?
So therefore, since this guy detects anything above 16, then whenever the actual wave is anything above 8, it will produce a total effect of more than 16, because ये भी वहाँ पे 8 produce करता होगा at the same time, 8 and above. तो therefore इसमें बस 8 पे बाउंड्री डालनी है, और जितनी देर ये 8 से ऊपर रहता है उतनी देर के लिए डिटेक्टर ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 16 से ऊपर रहेगा फिर उस टाइम. डू यू ऑल फॉलो? Yes, sir. yes. बस तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. फिर टोटल हाइट हमें पता है 100, और ये मुझे पता है 50, ये मुझे पता है 100, और ये हम कह रहे हैं 8 है. तो ये ड्यूरेशन, ये डिस्टेंस अगर निकाल लें तो उसको 400 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा. यू विल सी दैट दिस विल टर्न आउट टू बी 138. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाने से कि भाई 100/52 है तो 8/4 होगा ये. और सिमिलरली 100/101 है तो 8/8 होगा ये. टोटल वेव तुम्हारा 150 है विड्थ में, उसमें इधर से 8 डिटेक्ट नहीं होगा और इधर से 4 डिटेक्ट नहीं होगा, 12 डिटेक्ट नहीं होगा, तो 138 डिटेक्ट होगा. तो ड्यूरेशन फॉर विच डिटेक्टर इज ऑन is 138/400, which is 0.345 seconds. ठीक है, क्लियर? सो कीप इन माइंड कि किस टाइप का सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है और कौन सा वेव की बात हो रही है. अगर ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया होता, had I said that this is not the pressure variation plot, this is the displacement of particle plot, then its reflected wave would actually be upside down, because for displacement the ball is actually a fixed end, and when there is a reflection from a fixed end there is also phase change of pi. So as they would superpose, they would always produce zero displacement at the detector. तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज है, लेकिन क्योंकि ये प्रेशर का पल्स है तो प्रेशर के लिए वॉल जो है एक फ्री एंड की तरह है. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, एक दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम ये होता है which is also about superposition but due to different path lengths. So I'll tell you what kind of a thing we are talking about. कि let's say, Excuse me, sir. Sir, if it were a displacement wave, then how would we have solved? then the question would be stated differently. The detector would not, then you would not be told that the detector detects above. डिटेक्टर वो नोड पे नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट का जीरो रहता हमेशा उधर में, तो फिर जो है उसको प्रेशर से नहीं रिलेट कर पाते तुम, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर प्रेशर से वैसे रिलेट करते तुम कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का रिलेशनशिप जो होता है वो बल्क मॉडुलस के थ्रू होता है, -B/ds/dx, राइट? Yes. तो यहाँ पे जो प्रेशर होता वो एक तो बल्क मॉडुलस दिया होता गैस का, और साथ में फिर तुम ds/dx से निकालते. ds/dx इज सिंपली द स्लोप ऑफ इट. Yes, yes. Then from that you would calculate. Right, now a different kind of problem is basically a problem of superposition with path difference. ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम ज्यादा डिटेल में ये टाइप का प्रॉब्लम हम लाइट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज एंटायरली अबाउट दिस प्रॉब्लम, wave optics, where two light waves arrive at some place, one detector, via two different paths. And if they travel unequal paths, then when they superpose, they have some phase difference. And so the superposition will basically be either constructive, destructive, or something else, depending on the lengths of the path. The point is very simple, कि अगर एक वेव, मान लो एक जगह से दो वेव निकले, ठीक है, सोर्स है और यहाँ से एक वेव निकला और एक और वेव निकला, और दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ. तो अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके एक डिटेक्टर तक पहुंचते हैं, तो अगर वो फेज में निकले थे तो पहुंचेंगे भी फेज में, चाहे वो जो भी फेज हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes, sir. Right? So if they have traveled identical paths and they have the same wavelength,
then the path difference is 0. And if you remember, हमने एक formula पढ़ा था कि phase difference can be found from path difference using this, which in this case will also be 0. मतलब इसका phasor जहाँ पर भी होगा यहाँ पर, इसका phasor भी वही configuration में होगा यहाँ पर. तो phase difference 0 होगा और इनके बीच में constructive interference होगा, यानी detector जो है double चीज detect करेगा, right? But let's say मैंने थोड़ा different scenario लिया होता कि source 1 जो है वो यहाँ होता और source 2 जो है वो उससे मान लो आधा वेवलेंथ पीछे होता, तो दोनों वेव्स अगर फेज में भी निकलते, मतलब दोनों तुम चालू करते सेम टाइम पे और एक ही जगह डिटेक्ट होना है उनको, दोनों साथ में चालू होते और दोनों सेम फेज में निकलते हुए चालू होते, यानी यहाँ पे जो इसका फेज है, मान लो यदि वो ऐसे है तो इसका भी फेज छूटते से ऐसे है, लेकिन बाय द टाइम दिस वुड अराइव, अगर ये डिस्टेंस जो है, अगर एक वेव ने दूसरे वेव से मान लो एक हाफ वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है, तो बाय द टाइम वो उसके साथ मैचअप होगा तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा कंप्लीटली. देख रहे हो, अब ये हमेशा आउट ऑफ फेज रहने वाले, हमेशा 0 देगा वो. तो यहाँ पे जब ये पहुंचेंगे तो जैसे भी ये पहुंचेगा ये वैसे पहुंचेगा, यानी इसका फेजर अगर यहाँ होगा तो इसका फेजर यहाँ होगा, यानी कि if one of the waves has to travel an extra half wavelength more than the other wave, then that will put them completely out of phase. क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 है, तो देयरफॉर जो पहुंचते से फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 2, यानी कि पाई का फेज डिफरेंस है. एंड पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूसेस अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इट इज नॉट नेसेसरी कि पाई का ही आए, मान लो लैम्डा बाय 2 नहीं है, कुछ रैंडम है, 7 लैम्डा बाय 8 है, so you just have to put it there and get the phase difference, and then to find the superposition you have to use the result a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of delta phi. So the superposition can be constructive, can be destructive, can be something between constructive and destructive based on the path difference that the two waves. अगर मान लो लेकिन अब ये सोर्स को मैं exactly 1 लैम्डा पीछे कर दूं इससे, यानी this wave has to travel exactly 1 wavelength longer than this wave, तो फिर फेज में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब वो एक वेवलेंथ चलेगा तो फिर यहाँ पे वो बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा और फिर वो फेज में होंगे. मतलब path difference basically controls phase difference, and phase difference controls what kind of a superposition you are going to get. So if two waves arrive at a place having traveled unequal paths, then what you need to find is the path difference, the length of path 1 minus the length of path 2. That is called the path difference, and then you need to check what phase difference that produces, and then the phase difference will give you the superposition. Basically इस type के problems का जो पूरा toolkit है वो ये है कि सबसे पहले find lengths of the two paths, let's say x1 and x2. So what do you mean by D? ऊपर में wall पे detector. Find path difference delta x, which is the mod of x1 minus x2. It's a positive quantity, I just need the difference, and then from it find the phase difference from the path difference, and then find the superposition, right? In fact, the entire next chapter is really just this. There will be two light waves coming from two different sources and arriving at a single detector, and they would have traveled unequal paths, and we will first calculate how much path each has traveled, then we'll find the difference, then we'll find the phase difference at detector, and then we'll calculate how much they produce as a superposition. तो ये standard approach है इस सारे problems की, जिसमें दो waves superpose करते हैं and they reach some common detector, right? And also, even though मैंने example one dimensional लिया है in the sense of कि दोनों waves एक ही line में चल रहे हैं ऐसे करके, but it could very well be कि दोनों waves अलग-अलग line में चल रहे हैं. It's a two-dimensional. I mean, you could have a two-dimensional situation also. What I mean by that is that I could say there is one source here and one source here, and the detector is in one place, and one wave has to travel this much distance, and the other wave has to travel this much distance, right? These are still paths. You have to understand
that the wave is not really a line or whatever. The wave is actually a disturbance like this. So when the wave is generated, it doesn't really go in some direction. It's going in all directions. So you can have a path in any direction. I mean, it's just regardless of which direction you're looking at, it will still look like a sine function in that direction. Do you understand what I'm saying here? Yes, sir. ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी प्लेनर प्रॉब्लम भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि दोनों वेव सेम लाइन में जा रहे हैं. इट नीड नॉट बी अ वन डायमेंशनल सुपरपोजिशन. It could very well be that the two sources are in two different places and the detector is in one unique place, and one wave has to take one path and the other wave has to take a very different path, and those are then the paths, and then you have to take the difference of those paths. But of course, from the point of view of a point source, all directions are completely identical. I mean, because the wave is actually a circular wave spreading like this, so whether you go like that, whether you go like that, whether you go like x1 distance in any direction is the same kind of thing. मतलब x1 अगर तुम जाते हो तो इस वेव का वहां पे जो फेज हो रहा होता है, यानी पीक आ रहा है कि ट्रफ आ रहा है कि क्या आ रहा है, वो सब डायरेक्शंस में x1 डिस्टेंस पे सेम ही आता होगा, क्योंकि वो एक पूरे फ्रंट पे ही पड़ता होगा. You understand what I'm saying here? Sir. ठीक है, तो इसका एक कॉमन वर्जन ये होता है कि involving this superposition plus also involving reflection is that there is a wall, physical wall, and then there is a line, and there is a singular source and a singular detector. Okay, there are not two sources but only one source. ठीक है, और मान लो जो वॉल का डिस्टेंस है 2 मीटर है और जो सोर्स है वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 180 हर्ट्ज का. ठीक है, और इस प्रॉब्लम में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो 360 मीटर पर सेकेंड है. तो क्वेश्चन बस ये रहेगा कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस between source and detector so that detector detects a maximum of sound, a maxima. Why is there a maxima or a minima of sound? Why not simply detect sound? सुपरपोजिशन कैसे होगा? एक ही सोर्स है इसमें, तो एक ही वेव का सुपरपोजिशन खुद के साथ थोड़ी होता है, दो वेव चाहिए होते हैं सुपरपोज करने के लिए, तभी फिर मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है. कैन एनी ऑफ यू टेल? अच्छा, वो रिफ्लेक्ट करेगा तभी भी थोड़ा सुपरपोज होगा ना खुद से. करेक्ट. एक तो डायरेक्टली जाएगा डिटेक्टर को और एक रिफ्लेक्ट होके जाएगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, और वो दोनों यहाँ पे सुपरपोज करेंगे. तो तुम्हें बताना है कि भाई इनके बीच में कितना मिनिमम. Why minimum? Because there will be multiple distances for detector at which the path differences will still turn out to produce constructive interference, right? Yes. तो बताओ तुम लोग. नहीं हर्षित, that is not correct value. और जहां तक रिफ्लेक्शन का सवाल है, तो that follows the law of reflection for every wave including sound. I equals to R. एम्पलीट्यूड क्या लेंगे इनिशियली? एम्पलीट्यूड का कुछ करने की जरूरत थोड़ी है हमें ये स्टेप नहीं करना है. हमें बस बोलना है कि मैक्सिमा होना चाहिए. तो बस ये कहना है कि ये जो है 2n पाई हो जाए. ओके. कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है कि फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाए, और तुम उसको यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो. 2n पाई इसको होने के लिए डेल्टा एक्स को n लैम्डा होने की जरूरत है. यस.
ऑल्सो some of you, हाँ चिन्मय करेक्ट आंसर है वो. Some of you might have a doubt कि हम यहाँ पे जिस वेव की बात कर रहे हैं, अब देखो साउंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है, सो पहले से ही मैं बता देता हूँ कि am I going to consider the superposition of the displacement waves or am I going to consider the superposition of the pressure waves? Why is that relevant? It is relevant because if you are going to consider displacement waves, then for displacement the wall is like a fixed end. तो जो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा उसमें रिफ्लेक्शन के कारण एक एडिशनल फेज चेंज ऑफ पाई और आ जाएगा. Other than whatever the path it travels, there will be an additional phase difference of pi because of reflection simply. And so when you write the condition here, for whatever phase, you have to account for the extra pi phase also. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Right? लेकिन अगर तुम प्रेशर वेव की तरह ट्रीट करोगे तो वॉल से कुछ नहीं होगा. अभी पीछे प्रॉब्लम में तुमने देखा वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिंपली रिफ्लेक्शन होता है, कोई फेज में कोई चेंज नहीं आता है. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखूं कंडीशन तो वो डिफरेंट दिखेगी क्योंकि उसमें एक एडिशनल पाई का फैक्टर आएगा. और अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो उसमें कोई एडिशनल पाई का फैक्टर नहीं आएगा, तो उसमें डिफरेंट इक्वेशन दिखेगी. तो कौन सी करेक्ट है? तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा प्रेशर इक्वेशन लेनी होती है. So can we check the chart? हाँ एक सेकेंड. फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स always consider pressure wave, not displacement. जब भी मैक्सिमम ऑफ साउंड की बात हो रही है ना, ये जो टर्म है, तो मतलब प्रेशर की टर्म्स में सोचना है तुमको. पार्थ करेक्ट है. But मैंने बिना प्रेशर के किया, बिना प्रेशर डिस्प्लेसमेंट के किया, प्रेशर कंसीडर किया. नहीं, तुमने इनडायरेक्टली लिया, तुमने ध्यान नहीं दिया इस चीज को, तो वो हो गया. मुक्ता गलत है, क्षितिज गलत है, एकांश करेक्ट है. You did not worry about whether there is an additional phase here or not, right? Yes, a kind of. हाँ, and pressure के लिए नहीं है वो, so it turns out that you are right. समझ You गया. are right, but the point is that this issue might arise at some later point. अभी तो तुम सीख रहे हो, तो you are not even considering these things. After having studied enough waves, you will at some point run into this situation. You are like यार लेकिन ये तो कभी क्लियर हुआ नहीं था कि प्रेशर का सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट का सोचना है, क्योंकि दोनों में इक्वेशन अलग बनेगी Right. एंड द आंसर भी अलग आएगा. तो प्रेशर के कारण फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो वी आर नॉट हाँ. कंसीडरिंग दैट. राइट. फेज डिफरेंस जब रिफ्लेक्शन से होता है पाई का, तो पाई का फेज डिफरेंस जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस. राइट, यहाँ से देख सकते हो राइट. लैम्डा बाय 2 आगे पीछे शिफ्ट होना इज द सेम एज फेज डिफरेंस ऑफ पाई होना. तो अगर तुम पूरा पाथ डिफरेंस के टर्म्स में ही लिखने वाले हो, तो अगर तुम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराते हो और मान लो फेज डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाय 2 का, तो वो एक प्लस करना होता है कि एक तो जो लेंथ है से जो प्लस एक एडिशनल लैम्डा बाय 2 करना होता है, और अगर नहीं ले रहे हो तो वो नहीं करना होता है. तो जो कंडीशन है वो पूरी चेंज हो जाती है. बेसिकली मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा की बन जाती है एंड वाइस वर्सा. यस सर. राइट. लेकिन यहाँ पे हमें प्रेशर लेना है और प्रेशर के लिए वहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं है. अभिजीत करेक्ट आंसर है. सेतु गलत है.
आशनी में ये कह रहा था कि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि the detector is located in one point and one wave has to go x1 to get there, the other has to go x2 to get there, and then you find x2 and x1 and take the difference. I mean, because the waves are actually not going in one line, they are going everywhere. They are like circular waves spreading. So in 2 dimension, whether you go x2 this way or whether you go x2 this way or whether you go x2 this way, you are on the same phase. It's basically the same thing. ठीक है? नहीं, श्रेया करेक्ट आंसर नहीं है, देवयानी करेक्ट आंसर नहीं है, स्नेह करेक्ट आंसर है, हर्षित करेक्ट नहीं है. पार्ट डिफरेंस लिखो और फिर उसको बोल दो कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. लेट्स से कि ये x है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है. एक वेव ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा. तो फिर वो मैथ्स की तरह कर सकते हैं ना, डी को दूसरी साइड लेके सीधा ज्वाइन कर लेंगे. हाँ, We'll take D on the other side of the wall and then directly join it. हाँ, सेम थिंग. अर्नव करेक्ट आंसर है. And then one path is this total path and one path is this path. ठीक है. नहीं, मिराज करेक्ट नहीं, देवयानी करेक्ट है. And you have to simply find that this thing. तो अगर ये वाला जो डिस्टेंस है 2 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 है. ये भी 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 है. तो टोटल ये वेव ने कितना चला है? 2 इंटू दिस डिस्टेंस, और इसने कितना चला है? x. बराबर. तो जो पार्ट डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, वो कितना हो गया? इसने चला 2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 और उसने चला x. बराबर है. Yes. और यहाँ पे कोई एडिशनल फेज वेज का पंगा भी नहीं है. अगर मान लो यहाँ पे एडिशनल फेज का पंगा होता कि रिफ्लेक्शन से फेज चेंज ऑफ पाई हो जाता,
तो फेज चेंज ऑफ पाई इज इक्विवेलेंट टू एक्स्ट्रा पाथ ऑफ लैम्डा बाय 2। ये तो समझ गए ना तुम लोग? तो हम ये कहते हैं कि इस वाले वेव ने इतना इतना और प्लस लैम्डा बाय 2 और चला है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes, sir. Sir, could you repeat what you just said? If the reflection produces a phase change of pi, this is a pressure wave. So for a pressure wave, the wall is a free end, which means there is no phase change of pi here, right? But if this is a displacement wave, if this was told to you as a displacement wave, then there would be an extra phase change of pi here, because the reflection would invert the thing upside down, and that is equivalent to a phase change of pi. But a Yes, phase change of pi is equivalent to a path change of lambda by 2. I mean, taking a sine function and inverting it, which is a phase change of pi, is also the same as moving it to one side or the other by lambda by 2. Yes, sir. So अगर वैसा हो रहा होता कि मान लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फेस चेंज ऑफ पाई आ रहा होता, तो उसको पाथ में हम कन्वर्ट कर लेते कि एक्स्ट्रा पाथ ऑफ लैम्डा बाय 2 और चल लिया यहाँ पर। आई मीन वो है नहीं ड्राइंग में, बट इट इज एज इफ दिस वेव ट्रेवल्ड दिस मच, then an additional lambda by 2, and then this much. Got it. You all follow? This is important because this will continue occurring in the rest of this chapter. I mean, in the next chapter mostly. If the, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे केस में ट्रू नहीं है, but I will write it anyway here. हमारे particular problem में नहीं relevant है. This is an important thing. If a reflection produces, सेतु correct answer है, a phase change, an abrupt phase change, abrupt कह रहा हूँ क्योंकि reflection से abrupt phase change होता है, abrupt phase change of pi that is equivalent to the wave having traveled an extra path of lambda by 2. So अगर तुम पाथ के टर्म्स में लिख रहे हो तो बस एक lambda by 2 और ऐड कर दो. It's as if the reflection is as if it has traveled another lambda by 2 and then. तो मैं यहाँ पे एक प्लस lambda by 2 और कर देता. So the technically तो उसने travel नहीं किया ना? नहीं किया ना, How लेकिन can we wave say तो that it has wave traveled? because the wave is repetitive, right? So if you just take a wave which is repetitive, and at this point the peak is arriving, and then suddenly you invert it, then the trough is arriving, but that is kind of like कि peak पूरा अंदर चला गया और पीछे वाला trough वहां गया, क्योंकि तो infinite waves हैं. समझ गया. So eventually we are just calculating the frequency, इसलिए हम लोग को required है. We are just calculating the phase. We are interested in the phase. Superposition is a problem of phase. Phase मतलब कि वहां लोकेशन पे जहां डिटेक्टर है वहां पे इसका पीक आ रहा है कि ट्रफ आ रहा है, और उसका पीक आ रहा है कि ट्रफ आ रहा है. क्या वो पीक और ट्रफ इसलिए आया है क्योंकि वेव ने एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 चला है, या वो पीक और ट्रफ इसलिए आया है क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन से एक उल्टा हो गया, तो यहाँ पर भी एक उल्टा हो गया. The only relevant point is कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है. यहाँ पे ज्यादा चला है इसके लिए. हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इट इज एज गुड एज कि वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ और वो आधा लैम्डा बाय 2 और चला दो उसको, तो करेक्ट चीज आ जाएगी यहाँ पे. समझ गया. अनवय करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? तो इस केस में तो नहीं है वो, इस केस में वो जरूरत नहीं है. अब फॉर अ मैक्सिमा एट डी द पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लैम्डा. This is the condition of constructive interference written in terms of path length. The same thing in terms of phase length, phase difference is written as 2n pi. They are both the same. If you are working in phase, with phase, the condition for constructive interference is 2n pi. If you are working with path, the condition is n lambda. They are one and the same thing. अगर दो waves के path traveled में difference integer multiple of wavelength है, पूरा एक वेवलेंथ पीछे, पूरा दो वेवलेंथ पीछे, तो भी वो फेज में आ जाएंगे. समझ गए? वही एग्जांपल में पहले दे रहा था तुम लोग को. दो वेव्स का आपस में एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ से ऑफसेट होना इज नो ऑफसेट, राइट? देवयानी, वी आर कंसीडरिंग प्रेशर वेव्स इन दिस प्रॉब्लम.
I have already told you this here. Whenever there is a problem about a maxima of sound being detected as a result of two waves, one of which is reflecting somewhere, you will always assume that these are pressure waves, not displacement waves. And since it's a pressure wave, that's why we are not treating the reflection here as causing a phase difference. The other one, which one? Which is the other one? Don't really understand what you're saying again. Which part are you talking about? ये नहीं, we will not suddenly start considering it displacement waves. It will still be considered a pressure wave. This kind of problem is always about pressure wave. I am saying that if the boundary is such that it produces in the pressure wave a phase difference, this boundary will not do it for pressure. But let's say the other open kind of boundary, if the wave was moving in a medium and then there was an open end, then the reflection would produce another phase change of pi in the pressure wave. This problem is always about pressure waves. This boundary does not produce a phase difference in the pressure wave. A different boundary might, and in that case, you would have to take an additional phase difference of pi or an extra path of lambda by 2. Right? So in that case, ये हो गया तुम्हारा. लेकिन मेरे को closest चाहिए for minimum distance. Between S and D, मैं क्या करूँगा? N को 1 ले लूँगा. Obviously, you understand that there will be multiple places where this will detect a maximum. पहले सबसे closest एक होगा जहाँ पे ये path और ये path का difference exactly 1 wavelength होगा. फिर ऐसा भी distance आएगा जहाँ पे ये path और ये path का difference exactly 2 lambda होगा. उस position और उस position के बीच में कोई अच्छा interference नहीं होगा. It will be constructive here. You will hear the loudest sound, and then sound will fade, and then start to become loud, and loudest. That will be the next maximum. That will be when this path minus this path is 2 lambda. Then if you move forwards the detector, then the sound will go down, then up, and then another maximum. That will be when this path and this path difference is 3 lambda. So there are endless positions on this line where you can detect a maximum of sound. The closest one will be when the path difference here and here is exactly 1 wavelength. उससे छोटे पे तो नहीं हो सकता क्योंकि at least एक wavelength से तो offset करना ही पड़ेगा फिर से phase में लाने के लिए. Equal तो हो नहीं सकता, zero part difference तो हो नहीं सकता. Geometrically this path and this path cannot be equal. So सबसे smallest जो constructive की condition है n equal to 0 वो तो नहीं हो सकती है. These two paths का difference can never be 0, right? But it can be one wavelength, and that's the minimum, right? So therefore हमारा जो equation है वो बन जाएगा 2 4 plus x square by 4 minus x equals to lambda. lambda कैसे निकालोगे तुम? Speed by frequency. तो स्पीड दिया हुआ है 360, फ्रीक्वेंसी दिया है 180, तो लैम्डा 2 है. तो अब सॉल्व कर लो इसको. ये बेसिकली लिखा हुआ है 4 plus x square by 4 minus x by 2 equals to 1. x by 2 को उधर लेके स्क्वायर कर लो. 4 plus x square by 4 equals to x by 4 plus 1 plus x. ये उड़ गया. x equals to 3 meters. 3 meters is the least distance at which you will get a maximum. They could always ask you for, let's say, where does the detector need to be to detect the third maximum? So then for third maximum, you would say first maximum मिलता है n equals to 1 पे, second n equals to 2 पे, third n equals to 3 पे. So 3 lambda वाला equation लिख के solve कर लो, वो distance भी आ जाएगा. सबको problem clear हो गई? ये वाला logic clear हो गया? Yes. ठीक है. ये problem का variant हम पढ़ने वाले हैं. अगला पूरा chapter wave optics is about basically just doing this mathematics. One wave goes one way, the other goes another way, and then you have to find the part difference. ठीक है. अच्छा, इसका एक और वेरिएंट हो सकता है 2 different paths traveled का. वो मैं बता देता हूँ. Which by the way is itself an experiment called the Quincke's tube. I'm not sure कि इधर C आता है नहीं आता है, maybe नहीं आता है, maybe आता है. Quincke's tube में क्या होता है?
कि एक ट्यूब ऐसे रहती है, एक यू ट्यूब टाइप होता है, और उसके ऊपर स्लाइड कर सकने वाला एक और ट्यूब होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है इसमें while they are still inside, और इधर से जो है साउंड डालते हैं अंदर, और इधर से सुन रहे होते हैं उसको। आई मीन द सोर्स और डिटेक्टर है बेसिकली। हाउ इज दिस अ सुपरपोजिशन प्रॉब्लम? दो अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। साउंड यहाँ पहुंचेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये पाथ ट्रैवल करके पहुंचेगा और एक ये पाथ ट्रैवल करके पहुंचेगा, जिसकी लेंथ तुम वेरी करा सकते हो बाय मूविंग द ट्यूब अप एंड डाउन। And one path is fixed, but the other can be varied. So the path difference between the two waves that reach here and superpose can be varied. And by varying that, you can produce a maxima or a minima here. You understand? सर यू वांट कम टू नो ना कि कौन सा साउंड किधर से आया, वी हमको सिर्फ रिजल्टेंट ही सुनाई देगा ना। हाँ, हमको सुपरपोजिशन सुनेगा, और कभी वो लाउड सुनाई देगा, कभी वो कम सुनाई देगा, बेस्ड ऑन ये ट्यूब कहाँ लोकेटेड है। मतलब अगर ये वेव का पाथ माइनस ये वेव का पाथ इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ, तो यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देता होगा। और अगर ये लेंथ माइनस ये लेंथ ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हुआ, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है बाय द वे? मिनिमा की कंडीशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। पाथ डिफरेंस में वो होती है ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, यानी λ/2 का अगर पार्ट डिफरेंस है, या 3 λ/2 का पार्ट डिफरेंस है, या 5 λ/2 का पार्ट डिफरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। और अगर फेज में लिखना चाहते हो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई। बेसिकली फेज के अगर सेंस में देख रहे हो, तो जब जब इधर होता है फेजर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और जब जब इधर होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। समझ गए? फेजर नहीं, फेज डिफरेंस, राइट? If the phase difference is 0 or 2 pi or 4 pi or any 2n pi, then you have a maxima or a constructive interference. If the phase difference is pi or 3 pi or 5 pi, then that's a condition for minimum. ये bread and butter है हमारा maximum minima की condition for this chapter and especially for the next chapter, so you have to get used to them. The only thing to keep in mind in this problem is that if this tube is moved up by x, then path difference changes by what amount? What? Clearly agreed? Yes, sir. Like if you move this tube 1 centimeter up, then you have changed the path difference. Difference ही है वो, क्योंकि ये तो constant ही है, तो ये path को change करोगे तो difference में भी आएगा वो। So if you move this tube up by 1 centimeter, you have changed the path difference by 2 centimeters. तो बस ये fact इसमें ध्यान रखना होता है, इसके basis पे problem आ सकते हैं। जैसे कि एक problem मैं देता हूँ, तुम लोग करके बताओ इसको, simple सा problem है कि एक क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अभी इसको एक मैक्सिमा सुन रहा है, अभी इसको एक मिनिमा सुन रहा है मान लो, या मैक्सिमा सुन रहा है, चलो कोई नहीं। Then the tube is moved by 5 centimeters. तो इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमा के बाद मिनिमा सुनाई दिया, फिर मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर मिनिमा सुनाई दिया। तो बेसिकली ऐसे कर करके 10 मिनिमा सुनाई दिए, और लास्ट में ट्यूब जब जहां रुका तो वहां पे फिर मैक्सिमा सुनाई दे रहा था। ये समझे तुम लोग?
10 मिनिमा लाइन से नहीं आए होंगे, मिनिमा के पीछे मैक्सिमा आएगा हमेशा। पहले इसको मैक्सिमम साउंड सुन रहे हैं, ट्यूब को हम खींचना चालू करते हैं, टोटल हम 5 सेंटीमीटर खींचने वाले हैं। तो जब हम खींचना चालू करते हैं तो मैक्सिमा खराब हो जाता है, फिर मिनिमा आ जाता है, फिर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ट्यूब कॉन्स्टेंटली मैं ऊपर खींच रहा हूँ। तो ऐसे 10 मिनिमा सुनने के बाद और फिर जब ट्यूब रुकती है 5 सेंटीमीटर पे, तो फिर वहां पे मैक्सिमा सुनाई दे रहा होता है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड। बताओ। चिन्मय करेक्ट है, रिदम करेक्ट है, परिजात करेक्ट है, बाकी परिजात पहले वाला करेक्ट था आई थिंक। नहीं एग्जैक्टली वो भी नहीं है वो करेक्ट आई थिंक। नाइन मिनिमाइज कर लो इसको। हाँ करेक्ट, देवयानी करेक्ट, चिन्मय करेक्ट, परिजात पहला वाला आंसर करेक्ट था, मिराज करेक्ट है, रिदम करेक्ट है। तो ये तो इजी है राइट। बेसिकली किसी भी मैक्स से अगले मिनिमम तक का जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है। लाइक अगर अभी मैक्सिमा आ रखा है दो वेव में, पीक पीक मैच हो रही है, तो टू क्रिएट द नेक्स्ट मिनिमम यू जस्ट नीड टू मूव वन वेव और द अदर बाय λ/2। फिर उस मिन से अगले मिन तक जो है पूरा लैम्डा होएगा, एक मिन से दूसरा मिन तक तो लैम्डा ही होता है, क्योंकि अभी अगर क्रेस्ट एंड ट्रफ है तो एक पूरा वेवलेंथ मूव करके फिर क्रेस्ट एंड ट्रफ आएगा। तो ऐसे ऐसे कर करके 9 मिन है,
तो टोटल जो है 9 लैम्डा हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर लास्ट का मिनिमम से एक और मैक्स तक पहुंचने में एक और λ/2 हो जाएगा, तो टोटल 10 लैम्डा है। और 10 लैम्डा का पाथ डिफरेंस 10 सेंटीमीटर खींच किया है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर खींचा है तो 10 सेंटीमीटर से पाथ बढ़ा है, तो बेसिकली लैम्डा जो है वो 1 सेंटीमीटर है। यू अंडरस्टैंड? सर हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था मुझे। हाँ बोलो। सर अगर मैंने डिटेक्टर सोर्स के यहाँ प्लेस किया तो भी मैक्सिमा आ सकता है ना मुझे? डिटेक्टर अगर सोर्स पे ही सोर्स प्लेस के यहाँ ही प्लेस किया मैंने। नहीं, that is not a maxima. We don't call the general loudness a maxima. We call the superposition का पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है। क्योंकि सर वहाँ पे भी फेस डिफरेंस आ रहा है, वो मल्टीपल ही आ रहा है सर पाई का। तो you're saying कि यहीं पे लैम्डा रखेंगे का। अगर, तो एक तो 0 है और एक 4 है। हाँ हाँ ठीक है, fair enough. But I mean, mathematically speaking, we are not putting it directly on the source. I suppose we could say that. मैं हो सकता है प्रॉब्लम में लिख सकता हूँ कि except at the source, what is the closest distance? ओके। But हाँ, what you're saying is mathematically correct definitely. अगर डिटेक्टर यहीं रख देंगे तो एक वेव को 0 चलना पड़ेगा और एक को 4 चलना पड़ेगा, तो भी वो बराबर है, n लैम्डा तो है वो। So taking into account this, the minimum distance would still be what we derived, or would it be 0? Would 0 also be an answer? नहीं, generally that is not the case. 0 is not an answer. You're not supposed to keep it right on the source. Right, sir. Because in that sense, mathematically 0 लाने के लिए तो source पे ही रखना पड़ेगा एकदम। Mathematical point जो source है, उस पे mathematical point detector रखना पड़ेगा। Then in that sense, the wave that is emitted is not even received by the detector because it's right there, right? Yes, sir. I mean, it will receive it after it goes and hits the wall and comes back. That one it will receive, but the one direct one which it is supposed to receive directly from the source, it can't because it is the source itself then. Understood. Right? So we don't take that into account, that kind of situation. I mean, it has to be a distinct point from the source in general. ये problem clear हो गया सबको बाकी? Yes, sir. All right. तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। I'll send you some homework today, क्योंकि हमने 1-2 लेक्चर में और पढ़ लिया है, तो साउंड के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तुम लोग अभी कर पाओगे। So I'll probably send them later in the afternoon. You can try them out. ठीक है? Any other questions so far? नहीं चल, में चैप्टर ओवर नहीं है अभी बचा है इसमें चीज़ें, डॉपलर इफेक्ट बचा है, बीट्स बचा है, और मे बी 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एक मे भी हो सकता है, बट प्रोबेबली 2 में तो हो ही जाएगा। Between 9 minimas it will be 8 lambda. हाँ श्रेया, you're right. Actually, I made a mistake here. Between 9 minimas there will be 8 lambdas, right? तो एक्चुअली अगर 10 ही है तो हमारा आंसर सही आएगा। 10 मिनिमास के बीच में 9 लैम्डा होंगे। सही करिए, 10 मिनिमास के बीच में 9 लैम्डा होंगे और फिर λ/2 तब करेक्ट है। 9 मिनिमास सही नहीं है, मैंने गलत कर दिया था। थैंक्स श्रेया। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।